चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है मोशन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1। आज स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर हम लोग। इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड का मतलब क्या हुआ? तो फ्रेम का मतलब हो गया, जैसे सर ये है ना, ये बॉर्डर देख रहे हो इसका स्क्रीन का, है ना, ये एक फ्रेम ही तो है। या आप कभी भी घर में फोटो देखते होगे तो एक बॉर्डर होता है ना, तो एक बाउंड्री लिमिटेड, मतलब इसका मतलब क्लियर है कि अगर फ्रेम लग गया तो लिमिटेड एरिया उसके अंदर पैक हो जाएगी, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये फ्रेम का मतलब हो गया। रेफरेंस की बात कर रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो रही है और किसी भी आप लिमिटेड स्पेस या फिर आपका ये देखिए जो आई साइट है वो तो इनफिनाइट डिस्टेंस देख सकती है ना, लेकिन हम अगर बात करें क्लियर विजन की बात करें, अब लिमिटेड स्कोप है। देखो एक होता है हम कहते हैं इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ नेकेड आई की बात करें तो अब तो लिमिटेड एरिया ही देख सकते हो ना। ऐसा तो नहीं कि तो इन्फिनिटी तक देख सकते हो, देख लोगे क्लियरली नहीं ना। अभी आप जो ये टर्म है ना इन्फिनिटी तक हम लोग देख सकते हैं, उसके लिए हम लोग टेलीस्कोप बताएंगे कि टेलीस्कोप लगाएंगे और हम देखेंगे। ठीक, तो एक कंस्टेंट डाल दिया मैंने। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने की बात हो रही है तो वहां पर फ्रेम आ जाता है। ठीक है, अभी मैं आऊंगा इसके ऊपर, ऑब्जर्वर क्या होता है, बॉडी क्या होता है, उसके ऊपर आएंगे। अपन पढ़ रहे हैं मोशन, तो मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोशन कैसे बदले, कोई बॉडी अगर आपकी मोशन में है या नहीं है, जैसे यहाँ पे दो एनिमेशन चल रहे हैं, देखो वो मैराथन भाग रही है मैडम, है ना, कहाँ पहुंचेंगी देखो, लेकिन कैसे बताइए मोशन में है, आप सरफेस को देख रहे हो और बैकग्राउंड को देख रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में ही आप बता पा रहे हो कि ये रन कर रही है ना। अगर वो हटा दे और सोचो एक व्हाइट स्पेस हो जाए जहां कुछ भी नहीं दिख रहा आसपास, तो कभी हम बता पाएंगे क्या इनकी पोजीशन चेंज हो रही है? आंसर क्या होगा? नो। जैसे यहाँ पे देखिए कार, ये कार मूव कर रही है, तो हम कैसे बता रहे हैं कि ये मोशन में है? हम पीछे देख रहे हैं पेड़ को, है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या देख रहा है? पीछे देख रहा है और वहां से वो जजमेंट दे रहा है कि ये कार मोशन में है। लेकिन कार के अंदर बैठा हुआ आदमी क्या करेगा? वो तो बैठा हुआ कह रहा हम तो अपनी ही सीट पे बैठे हुए, बैक सीट पे बैठे हैं, तो वहीं बैठे हुए 2 घंटे से, तो अपनी सीट को देखेगा तो कहेगा कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो अपनी जो कार में ही बैठा हुआ हूं। लेकिन जब वो बाहर देखेगा तो उसको लगेगा ये पेड़ पीछे जा रहा है। पेड़ पीछे जाता है वो दिखता है, ये ट्रेन में बैठे हुए, कार में बैठे हुए, ऐसा लगता है ना, कार के बाहर देखेंगे तो लगता है कि बाकी सारी चीजें उल्टी जा रही है, सब अपन चल रहे हैं। ये होता है स्टेट, इसी की बात करें रेफरेंस फ्रेम। तो अभी मैंने तुम्हें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि ऑब्जर्वर कहां पर है। देखो पेड़ आपका रेस्ट पे, आप इसलिए बता पा रहे हो क्योंकि आप बाहर हो कार की। क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि आप कार के बाहर हो, कार के अंदर चला गया, मतलब हम ही हैं ऑब्जर्वर और हम लोग कार के अंदर चले गए, तो अब हम लोग कहेंगे कार नहीं मोशन में है, बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे मोशन में है, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में तो भाई साहब वो पीछे जा रहा है, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो मोशन कभी देखते हैं, मोशन ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली इफ इट, क्या बोला है? ओनली इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी। ये जो अदर बॉडी है इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, बिना उसके पता ही नहीं चलेगा कि आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, फॉर मोशन टू बी ऑब्जर्व्ड, अगर हमें मोशन को ऑब्जर्व करना है, देयर मस्ट बी अ बॉडी व्हिच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी एंड पर्सन ऑब्जर्विंग मोशन इज नोन एज ऑब्जर्वर। तो ये जो ऑब्जर्व पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वर होता है। आप कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप ऑब्जर्वर बन के ही करेंगे। जब भी आपको केस देखना है तो आप अपने आप को एज अ ऑब्जर्वर ही एज्यूम करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया। इन दिस वे मोस्ट, यहां पे माफ करना, द टाइम मेजर्ड बाय द क्लॉक ऑफ ऑब्जर्वर एंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कलेक्टिवली नोन एज रेफरेंस फ्रेम। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस कार को जज कर रहा हूं कि ये मोशन में है, तो मैं अपनी घड़ी में एक टाइमर लगाऊंगा, है ना, और मैं इसके कोऑर्डिनेट्स देखूंगा। कोऑर्डिनेट्स मतलब कि इसके x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू क्या है टाइम t = 0 पर। फिर मेरे घड़ी में जब t = 10 सेकंड हो गया, तब मैं देख रहा हूं कि ये कहां पे चला गया। अगर मान लो मैंने क्या कर दिया, स्केच कर दिया ऐसे, देखो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ये मेरा हो गया y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस। मैंने बोला ये है मेरा 0,0, और मैं देख रहा हूं इसका जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वो सिर्फ x एक्सिस पे चेंज हो रहा है। तो मैं कौन हूं? ऑब्जर्वर। और ये मेरा रेफरेंस फ्रेम हो गया। और मुझे कैसे पता चला? मैं टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, ऐसे मैंने मार्किंग कर दी। क्या मैं क्लियरली जज कर सकता हूं कि नहीं जज कर सकता हूं? तो मैं देख रहा हूं t = 0 पे ये कहां था और t = 10 सेकंड पे ये कहां पर है।
और इससे मुझे पता चल गया कि ये मोशन में है, कार आपकी मोशन में। समझ में आया? तो रेफरेंस फ्रेम क्या मतलब जो ऑब्जर्वर की घड़ी का समय और जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब उसकी पोजीशन को डिफाइन रेफरेंस फ्रेम ही करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखिए, इन दिस वे मोशन ऑफ मूविंग बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स पोजीशन, कोऑर्डिनेट एंड चेंजिंग विद टाइम। तो मोशन डिफाइन करने के लिए बंदे की पोजीशन पता होनी चाहिए और टाइम के साथ उसकी पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है उसको। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम क्या कहते हैं कि t = 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है अपना मोशन और t = 10 सेकंड पे वो b पॉइंट पर पहुंच गया। तो हम कह रहे हैं ना a to b जाने में हम जब कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर रहे हैं तो हम शास्त्र में ये बता रहे हैं कि टाइम भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बिना टाइम के हम ये डिफाइन नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट मोशन में है, और सिर्फ कोऑर्डिनेट भी डिफाइन नहीं कर सकता और सिर्फ टाइम भी डिफाइन, दोनों साथ में चलेंगे तभी आपका रेफरेंस फ्रेम बनेगा। ये क्या बता रहा हूं मैं, ये तो बड़ा गंदा सा फिगर लग रहा है। ध्यान से देखो, कुछ स्पिनिंग हो रही है, यहां पर लिखा भी हुआ है अर्थ जो ऑर्बिट करती है ना, अपने ऑर्बिट में कैसे मोशन कर रही है सन के अलोंग। ये मैंने सर्कुलर दिखाया, जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा ये गलत है और फिर मैं इसको इलेक्ट्रिकल बना दूंगा। अभी क्योंकि मेरा पर्पस कुछ और है, ठीक है, मुझे ये समझना है कि कैसे एक्चुअल में ये मोशन अब हम कैसे पल्स कर रहे हैं। हम सन को देख रहे हैं ना, बार बार हम सन को देख रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं पोजीशन ऑफ अर्थ, वो चेंज हो रही है। ठीक, अच्छा ये इस तरीके का क्यों बन रहा है, हेलिकल क्यों बन रहा है, इसको हेलिकल कहते हैं। क्यों बन रहा है, क्योंकि ये आपका अर्थ स्पिन कर रहा है अपनी जगह पर। यहाँ कलर रेड चलेगा, है ना, ये दिख रहा, ये पहले स्पिन करते करते ये आगे की तरफ बढ़ रहा है ऐसे, है ना, ये इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो फिक्स्ड पॉइंट है वो रेस्ट पे रहे, क्या बोला मैंने, फिक्स्ड पॉइंट रेस्ट पे रहना चाहिए। मतलब अब सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन है, इसी बात को ये हमेशा फिक्स्ड पॉइंट रेस्ट पर रहना, जो जिसके अलोंग वो सर्कुलर मोशन कर रहा था वो पॉइंट मूव नहीं करना चाहिए। अर्थ के केस में क्या हो रहा है, ये अर्थ है आपकी, ये उसका सेंटर हो गया, वहीं से उसकी एक्सिस है, वो स्पिनिंग तो कर रही है, लेकिन ये जो आपकी एक्सिस यहाँ पे फिक्स पॉइंट जो है वो भी तो सर्कल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ये रोटेशनल मोशन हो गया जब फिक्स पॉइंट आपका मोशन में आ जाए, मतलब जिसके अलोंग आप सर्कुलर मोशन कर रहे थे वो भी आगे आगे चल रहा है। जैसे कार, बहुत अच्छा एग्जांपल है, कार की टायर देखी कभी, कार की जो टायर है वो सर्कुलर मोशन करती है, किसके अलोंग, उसके चेसिस के अलोंग, और उसकी चेसिस लीनियर मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। तो इसका मतलब पूरा अगर देखेंगे तो ये रोटेशनल मोशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रोटेशनल मोशन। समझ में आया, बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है, आधी जिंदगी निकल जाती है समझने में कि रोटेशनल और सर्कुलर कब होता है। तो वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको देखो, उससे पता जाएगा कि रोटेशनल मोशन हो रहा है। फैन क्या कर रहा है, रोटेशनल कर रहा है या फिर सर्कुलर कर रहा है, उसके विंग्स को देखेंगे तो वो सर्कुलर कर रहा है। अगर हम उसके जो एक्सिस से लगा हुआ वो आपका जो मोटर है उसको भी देख लेंगे तो रोटेशनल लगने लगेगा। इसमें केस बाय केस हम डिफाइन कर पाएंगे। अगर पूरे फैन को देखेंगे तो उसका जो एक्सिस पे लगा हुआ मोटर है वो भी तो घूम रहा है, तो रोटेशनल कहने लगेंगे। लेकिन उसके विंग्स को देखेंगे तो फिर हमें लगेगा वो तो सिर्फ सर्कुलर कर रहा है क्योंकि उसका फिक्स पॉइंट वहीं पर है। समझ में आ गया, ये है डिफरेंस। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोशन एंड रेस्ट। तो यहां पर देखो ये क्या है भाई, एरोप्लेन की खिड़की है ना, उससे बाहर झांक रहे हैं। मुझे लगा ये डेंटिस्ट है और मेरे वो लेटी हुई है, वो दांत में कुछ कर रहा है। बेटा तुम्हारी इमेजिनेशन एकदम वाइल्ड है और इससे कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। डेंटिस्ट की चेयर तो ऐसे होती भी नहीं है। अरे तो बता डेंटिस्ट नहीं, वो जो लेटी हुई है वो भी ऐसा नहीं होता। हाँ वो भी ऐसा नहीं होता। ये एरोप्लेन का, एरोप्लेन बैठी नहीं का, एकदम ऐसे ही होता है। लेकिन आप इसको देखो, ये भाई साहब उठ उठ के झांक रहे हैं, हमने सोचा ये तो आप पहचान लोगे, है ना? इसका मुंह कितना बड़ा है। हाँ गलती होगी वो एनिमेशन में। चलिए ठीक है, उस पे इतना ध्यान नहीं देते। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तब वो क्या कहलाता है बताओ, मूविंग अदरवाइज, मतलब मूविंग मतलब मोशन, तब वो किस में है, मोशन में है, अदरवाइज। ठीक है, समझ में आ गया, इतना छोटा सा टॉपिक।
मोशन रेट इज ऑलवेज रिलेटेड टू ऑब्जर्वर। आपका जो मोशन और रेस्ट है वो कौन डिसाइड करता है? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में दिया था, कार के बाहर अपन देखो कह रहे थे कि देखो कार मूव कर रही है और बाकी सारी चीजें स्टेशनरी है, और जब कार में बैठ गए तो कह रहे थे कि पेड़ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये रिलेटिव है और क्या है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं। वही डिफाइन करेगा कि रेस्ट पे कौन है और मोशन पे कौन है। मोशन रेस्ट इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड द ऑब्जर्वर। ठीक है, आगे देखिए, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बार बार बता रहा हूं कि आपकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि आप ही तो ऑब्जर्वर हो ना, तो बिना ऑब्जर्वर के हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y, z ऑफ द पार्टिकल। अब ये मत कहना कि तुम्हें x, y, z नहीं समझ में आ रहा है। 3D पढ़ाया था ना, सब बताया था कैसे आपको अगर किसी भी पॉइंट को आपको लोकेट करना है, उसके लिए आपको 3 अलग-अलग डायरेक्शंस की जरूरत पड़े। इसका मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। पर ऐसा नहीं है तो फिर आपका 2D है, तो यहीं से डिफाइन होता है। ये जो पॉइंट है यहीं से जंप करके सीधे नीचे आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम। टाइम के साथ साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट अगर चेंज होता है तो क्या है भाई? मोशन किस में हो रहा है? वन डायमेंशनल हो रहा है। मोशन कैसा हो रहा है? वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, जिसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहां पर मैं वापस से जा रहा हूं एक चीज बताने के लिए सिर्फ। और अगर आपने लोकेट कर लिया x, y, z के फॉर्म में किसी भी पार्टिकल को, जितने भी कोऑर्डिनेट आपको जरूरत होंगे, ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा। So specify the position of the particle with respect to origin of that frame. Origin तो आप जानते हैं 0,0, कार्टेशियन सिस्टम प्लेन तो पढ़ा ही है। ठीक है, आगे देखिए, if all the coordinates of the particle remains unchanged with time, टाइम के साथ साथ उसके कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब x, y, z में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बॉडी किस पे होगी? बताओ, रेस्ट पे होगी। और अगर चेंज आ रहा है तो क्या हो जाएगा? मोशन। तो जब चेंज आ रहा है तो उसके भी 3 टाइप होते हैं, एक हो गया 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, आगे पहला तो बता दिया मैंने कि जब आपका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपका मोशन हो सकता है, तभी ना ऐसा होगा। देखो अभी इतना अच्छा एनिमेशन था, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। यहां मैंने किया ना, देखो यहां पर x एक्सिस बनाई, y एक्सिस बनाई, ये x हो गई, ये y हो गई। ठीक, उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ x एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, y तो स्टार्टिंग से 0 है ना। क्लियरली हो गया कि सिर्फ एक डायरेक्शन में चेंज होगा, तो इसका मतलब कैसा मोशन है? ये कैसा मोशन है? 1D मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है क्या? लेकिन आप इसमें ऐसा कह सकते हैं क्या? जो सेकंड है इसमें कह सकते हो ऐसा? देखो इतना अच्छा फिगर है कि ये देखो, लो भाई तुम्हारा ये हो गया तेरा y, ये तेरा हो गया x। अब तुम बताओ कि x, y नहीं चेंज हो रहे किसी पॉइंट पर। ये पॉइंट पर अर्थ जब था, देखो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? x में भी चेंज आ रहा है, y में। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन सर जी पढ़ाएंगे आप तो मैं कह सकता हूँ सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट सर 2D मोशन, बिकॉज उसमें 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, है ना? होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो ये हो गया आपका 2D मोशन का एग्जांपल। सर्कुलर मोशन आप जब देखेंगे तो 2D हो जाएगा। देखिए आगे पढ़ लेते हैं। इफ ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद टाइम, मोशन इज इन 2 डायमेंशनल एंड मोशन किसमें है? एक प्लेन में है, जिसका एग्जांपल मैंने पीछे बताया। इफ ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद टाइम, मोशन इज इन 3 डायमेंशनल और मोशन इन स्पेस। एग्जांपल है कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया एरोप्लेन? कैसे नहीं आया एरोप्लेन? देखो ध्यान से, कभी भी एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो आप किस पे हो? सरफेस पे। सरफेस क्या है? एक प्लेन। अब कभी भी लोकेट करना है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्लेन वहां से जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले प्लेन का शैडो चेक करूंगा, है ना? चलो, एरोप्लेन। एरोप्लेन का मतलब क्या है? अगर आप कभी लोकेट करना चाहते, जैसे वो फैन लटका हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं इस कॉर्नर में अपन है, ठीक है, कॉर्नर में है, ये मेरी ओरिजिन हो गई, तो मैं पहले क्या करूंगा? मैं सरफेस से मूव करूंगा ना, ये क्या है? ये प्लेन है, तो मैं पहले यहां से आऊंगा, स्ट्रेट जाऊंगा, कहां जाऊंगा? उसकी शैडो जहां गिर रही है वहां से प्लेन में मैं पहले लोकेट करूंगा, उसके सामने आने की कोशिश करूंगा, वो शैडो के सामने, शैडो नीचे पड़ रही है, मैं शैडो के पास जाऊंगा, फिर शैडो को ट्रेस करते हुए ऊपर जाऊंगा, प्लेन को छोड़ना पड़ेगा ना। तो 3 डायमेंशन हो गया कि नहीं हो गया? 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन और 3rd डायरेक्शन।
और तीनों आपके अलग अलग एक्सिस पे है। नहीं आया? ऐसे अभी है आया कि नहीं? एग्जांपल नहीं आया कर। अच्छा चलिए कैमरे पे जाते, बहुत दूर हो गया तेरे लिए। यहाँ से मैं यहाँ गया, कैमरे के सामने जाऊंगा, फिर कैमरे के स्टैंड के एकदम नीचे टिप टू इसके जस्ट नीचे, क्योंकि वहीं उसकी शैडो गिरेगी। ऊपर से लाइट दिखाओ तो इसकी शैडो कहाँ गिरेगी? नीचे ना। फिर शैडो में पहुंचूंगा तो मैं ऑब्जेक्ट तो नहीं रीच कर पाया। फिर मैं क्या करूंगा, इस पाइप के थ्रू ऊपर आऊंगा ना, तो ये क्या हाइट है ना, तो वन डायरेक्शन इधर एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये कौन सा है? 3D नहीं हो गया? समझ में आया? अब तो आ गया होगा। अभी भी नहीं आया क्या सौम्या? नहीं सर, मैं एक्चुअली प्लेन में इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूं। प्लेन क्या है ये सर? एरोप्लेन एरोप्लेन। तो एरोप्लेन ये हो तो क्या एरोप्लेन, देखो। हाँ और क्या? मैं गधी है, हवा में है कि नहीं है? हो गया मेरा एरोप्लेन ये। अब वो मूव करेगा, देखो सुनो इधर सुनो इधर सुनो, ये अभी एरोप्लेन यहाँ पे रुका हुआ है एक ही जगह पर, ठीक है। अब ये मूव करेगा तो अच्छा ये बता, हर बार मुझे बार बार नया लोकेट करना पड़ेगा, हर बार उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा? तो इसकी यही तो हो गया, मोशन में है ना, जब वो एक ही जगह रुका हुआ है तो एरोप्लेन रेस्ट पे नहीं है। जैसे वो आजकल वो चला है ना फाइटर जेट, उसका क्या नाम है, F-35। अरे कुछ देश के देशभक्ति दिखाओ। पता है F-35 बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। F-35 हमारे देश का फाइटर जेट, जो यूएसए का है फाइटर जेट, उसके साथ डील होनी थी। हम लोग को भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना है, वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। तो वो उसके अंदर हमें इतना डिटेल नहीं जाना बेटा, आपको इतनी सी मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है। पता है क्या प्रॉपर्टी? जैसे अभी क्या होता है, हमें रनवे चाहिए होता है, हम ऐसे यहाँ से रनवे पे जाते हैं, फिर उसका ऐसे इंक्लाइन करते हैं, फिर हमारा आता है ना, उसमें क्या प्रॉपर्टी है, वो ऐसे वर्टिकली ऐसे ऊपर जा सकता है, उसको रनवे की जरूरत नहीं है। रनवे की जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हारे लिए क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्यों? अब ये ऐसे है फाइटर जेट तुम्हारा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से वर्टिकली ऊपर जा रहा है, ठीक। अब चल, पहले ये सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये प्लेन तो समझा लेगी ना तू कैसे लोकेट करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से पहुंच जाएंगे अपन, तुझे 2D मिल गया। अब ये वर्टिकली ऊपर, तुम वहां पहुंची, ऊपर चला गए, अब तुम ऊपर देख रही हो, तो तुम क्या करोगे, रस्सी फेंक के उसके फंदा लगा के चढ़ोगी ना ऊपर, क्लाइंब करोगी ना। ये कौन सा डायरेक्शन है? 3rd डायरेक्शन। आप समझो ये यहीं पर रुका हुआ है, अब कहीं जा नहीं रहा है। अब तुम ऑब्जर्वर हो, तुम नीचे खड़ी हो, तुम्हारे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट मिल गए, 3D हो गया। अब मैं कह रहा हूं कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या है, मैं कहूंगा वो रेस्ट पे है। अब ये उड़ने लगा, आगे जा रहा है, तो अब तुम्हारा कोऑर्डिनेट चेंज होगा कि नहीं होगा? तीनों चेंज होंगे ना, तो यही तो है 3D, यही तो एरोप्लेन है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी सिंपल चीज समझ नहीं आती। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्टेंस क्या होता है, जो देखो जैसे आप जितने भी देखो इसके जितने भी फुट स्टेप हैं सारे के सारे काउंट होंगे, मतलब टोटल पाथ लेंथ जो होती है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो जिस टाइप का भी मोशन करेगा, मतलब अगर वो जलेबी की तरह भी मोशन करेगा, पाथ अगर ट्रेस करेगा, तो वो सारे हमें सारे की सारी लेंथ को मेजर करना पड़ेगा, उसको डिस्टेंस कहते हैं। मतलब अगर वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो देखो बड़ा सिंपल है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन है तो पीछे देखो यहाँ पे मार्किंग लगी हुई है, तो आप आसानी से बता सकते हो कितना वो मीटर ट्रैवल कर रहा है। देखते जाना ध्यान से, कैसे देखो 10 तक गया ना, तो कैसे कर रहे हैं, ये पहले आगे गया 6 तक, फिर वापस वो कितना आया 2 पे आ गया, तो 6 - 2 मतलब 4 मीटर वापस आया, टोटल कितना हो गया 10 मीटर। तुमने नोटिस किया इसके सारे फुट स्टेप को काउंट किया गया, मतलब वो पहले इधर जा रहा है तब काउंटिंग हो रही है, फिर ऐसा नहीं है कि वापस आएगा तो काउंट नहीं करेंगे, वापस आ रहा है जहां पर वो आगे रुकेगा तो यहां से पहले पूरा मेजर किया 6 मीटर, फिर प्लस किया, वापस कितना आया 4 मीटर, टोटल कितना हो गया। यही होता है टोटल पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस कवर्ड कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। बट डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में देखिए ध्यान से, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, स्टार्टिंग पॉइंट कितना है 0, और फिर उसका फाइनल पॉइंट कहां है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ में बनाना है तो हम स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं, यूजिंग स्ट्रेट लाइन हम हमेशा डिफाइन करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो अगर मैं देख रहा हूं तो ये 0 से पहले आगे चला गया है ना, फिर वापस आया और आके कहां रुक रहा है वो 2 मीटर पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ तो ए और बी के बीच में यही होगी ना,
दैट इज 2 मीटर। समझ में आ गया? तो क्या बेटा? कोई बात नहीं बेटा, देखो इसको, इस एनिमेशन को देखो जरा, छोड़ो ये सब बाकी चीज छोड़ो, बस ये चल रहा उतना बताना। कहां तक गया बेटा? 6 पे। फिर वापस कहां पे रुक रहा है? तो शुरुआती बिंदु कौन सा है? 0, और अंतिम बिंदु कहां है? तो इन दोनों में सीधी रेखा की दूरी कितनी होगी? तो इसमें समझ में क्या नहीं आया बेटा? 2। चलिए, समझ में आ गया शॉर्टेज पाथ लेंथ क्या होती है? ओके। इसमें जो ये वेलोसिटी वाला है, ये मैं आगे के लिए इसमें 2 बार एक ही चीज यूज होनी है, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है, वेलोसिटी फिर से रिपीट करेंगे तब बताएंगे क्या है। अभी क्वेश्चंस कुछ बड़े आसानी कर लेते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन गोज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है? कहां तक गया? एक्स एक्सिस अप टू पॉइंट 20 मीटर, 0 एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 मीटर, 0। अब अगर देखो इमेजिनेशन क्लियर होगी तो सर ये क्या हो गया? सर ये प्लस x हो गया, ये प्लस y हो गया, है ना? फिर ये सर ये माइनस x हो गया, ये प्लस y हो गया। पहली बात तो मैं देखूंगा तो y एक्सिस तो मैं कार्टेशियन प्लेन ऐसे बनाऊंगा फटाफट। मैं कहूंगा y को सिर्फ डराने के लिए दिया गया है, मोशन तो इसी पे हो रहा है। एक बार इधर गए और एक बार इधर चले आए, तो 0 से कितना गए होंगे? +20। तो ये हो गया तेरा, मान लिया 20, 0। फिर वहीं से वापस आए और कहां जाके रुक रहे हैं? -20। पूरा लाइन ऐसे खींचो और कहां रुक रहे हैं? -20, तो ये तेरा क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट, फिर ये मिडिल पॉइंट और फिर ये फाइनल पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? तो ओरिजिन, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बता दिए ना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओरिजिन। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 और 40 होगा। मैंने क्या बोला? जितने भी फुट स्टेप होंगे सब काउंट करने पड़ेंगे। तो यहां से गए +20, फिर वापस आए, कितना है? +20, फिर यहां से आगे गए +20। अरे सर ये तो 60 आ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 20 होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर है ना कितना है? देखिए ये क्या है? इनिशियल है ना, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है? फाइनल पॉइंट। इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 20 मीटर ही तो है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा सिंपल था। ठीक है, आगे बढ़े। ये वाला करो फटाफट, ये खुद से करो। अच्छा, इसको अगर प्रॉपर्ली लिखेंगे तो डिस्टेंस ऐसे लिखना, डिस्टेंस कवर्ड, और नेमिंग कर देना। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा OA प्लस AO प्लस OB दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। अगर इसे लिखना भी सिखा दे। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। OB। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा? अगर ये -20 आएगा, OB क्या आ जाएगा? -20 मीटर, या फिर 20 माइनस आई कैप। गलत है कुछ? ये क्या है? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है ना, ये माइनस आई कैप होता है, और वो क्या होता है? प्लस आई कैप होता है ना? अगर कोई चीज समझना है तो पूछ, मैं कुछ चीजें इरेज कर देता हूँ ताकि ये बहुत ज्यादा गंदा ना लगे। ठीक है, चलो और ओके, ये बता दो फिर। आकार मूव्स फ्रॉम O to D। चीटिंग कर रही हो क्या तुम? नहीं सर, 448 और 8 और 8 16 1 प्लस कर देंगे, डिस्टेंस आ गया हमारा। डिस्टेंस तो हम डिस्प्लेसमेंट सोचे बता, वो क्या इसमें तो बिछाई नहीं। तो कह रहे हैं along the path OABCD। ठीक है ना, 8 का क्या बता रही है? डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट बताओ। आसान है, कर सकते हो, वेक्टर ही तो करना है, वेक्टर सॉल्व करना है। जल्दी से करके बताइए। I J K के फॉर्म में करो ना,
ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस किसी को यहां से ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, इस तरीके से लो ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जल्दी बताओ बच्चों, वेट करो। चलिए ठीक है, देखो कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे हम, इसको वेक्टर सम कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो वेक्टर सम से हमारा निकल जाएगा, तो ये क्या आएगा पहले OA सर 8 प्लस 1 प्लस, बेटा आराम से करते हैं, ठीक है। ये करेक्शन हो गई, ये करेक्शन हो गई, फिर एक ये और एक ये डायरेक्शन नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर प्लस BC एंड फिर प्लस C, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है आई कैप की, ये कौन सी होती है माइनस आई कैप की, ये क्या होती है प्लस J, और नीचे क्या होती है, तो सारे वेक्टर्स को अलाइन कर लो उसी हिसाब से, तो क्या आ जाएगा 8i प्लस माइनस 4j प्लस 4 ऑफ माइनस i एंड फिर प्लस ऑफ 1 j। तो इस हिसाब से इसीलिए चीटिंग नहीं करनी चाहिए ना बच्चा, सब माइनस और प्लस में, ठीक है। आंसर कितना आ गया प्लस 4i माइनस 3j, ये आ गया आपका रिजल्टेंट, ठीक है। क्या आ गया ये आ गया आपका OD वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, आई और जे के फॉर्म में तो नहीं कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट निकालने क्या तरीका होता था बताओ, मॉड ऑफ OD वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सब भूल गए हो सब, बेसिक है बहुत, रिजल्टेंट पढ़ाया था, a प्लस बी और a माइनस बी सिखाया था, मैंने सिखाया था सब्ट्रैक्शन पढ़ना ही नहीं है, एडिशन ही करते हैं सिर्फ हम लोग, नेगेटिव आ जाएगा, i और j के बीच में एंगल 90 होता है, cos 90 तो जीरो ही होना है, माइनस 2ab cos 90 होता था, तो वो माइनस वाला सेक्शन ही जीरो हो जाएगा, तो अपने को डायरेक्टली करना है। ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 9, तो कितना आ गया ये 5 रूट 25 बेटा, 5 किलोमीटर आ गया, ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये एक एंगल पर है सर, तो हमें डायरेक्शन तो चाहिए, एंगल यहाँ क्या कर रहा है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहां बगल में क्या है, तो ये किसके बीच में, साउथ ईस्ट के बीच में आ रहा है, लाई कर रहा है साउथ और ईस्ट के बीच में, हाँ, तो वो एंगल कैसे निकलेगा सर, वो AST नहीं, वो क्वाड्रेंट वाला रूलर है, वेक्टर पढ़ा है, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, रिजल्टेंट में है ना, ये sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, भगवान, यहाँ पर इसका फ्रैक्शन दो वेक्टर होते थे, मैंने सिखाया था y अपॉन एक्स कर लेना, मैंने क्या सिखाया था, दो वेक्टर के सम कर रहे हो कभी भी तो रेशियो निकालना है, तो tan का क्या आएगा हमेशा y अपॉन एक्स आएगा, तो 3 अपॉन 4 आएगा, 3 अपॉन 4 क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा 5 किलोमीटर 37 डिग्री ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है। 37 डिग्री कहां पर, यहां पर बेटा साउथ ईस्ट में, ठीक है, समझ में आ गया 37 डिग्री। चलिए नोट कर लीजिए ये, अगर अभी भी किसी को नहीं बच रहा है, ये देखो y है और ये x है, ठीक है, और जाके एक बार लेक्चर देख लेना, बड़े अच्छे से समझाया था मैंने, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, y अपॉन x ही करना होता है, ठीक है। चलो एक और चीज सिखा देते हैं, क्योंकि तुम लोग को कितना भी पढ़ा लो कम पड़ता है ना, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग भूल जाते हैं तो होता रहता है। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, पाइथागोरस से बता देते हैं,
तो थीटा के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर। अच्छा भाई और बहनों ये टोटल कितना है 4 किलोमीटर की दूरी है और 1 किलोमीटर ऊपर आ गए थे, कितना बचा 3 किलोमीटर। अरे ये तो 8 किलोमीटर है और ये कितना है 4 किलोमीटर है, ये तो इसके ऊपर ही है, तो इसका मतलब ये तो 4 किलोमीटर होगा ना। अरे ये तो बड़ा आसान था। tan थीटा इक्वल टू, ये तो फिर से आ गया 37। पता नहीं क्या होता रहता है ना, कितना आसान हो जाता है, आप लोग करते होते ही। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन करोगे तब भी कर लोगे बेटा, ये बहुत आसान है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं क्या बेटा दौर करे पढ़ते हैं, कह रही नहीं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आसान है। अ पार्टिकल गोज अलोंग अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का मतलब, क्वाड्रेंट का मतलब किसी का 1/4, किसी भी शेप का 1/4 क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, सर्कल का क्वाड्रेंट कह रहे हैं तो मतलब सर्कल के 4 हिस्से करोगे तो ये हो गया तुम्हारा एक क्वाड्रेंट, 1/4 होता टोटल सर्कल। ठीक है, फिर आगे देखिए, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, मतलब क्लियरली रेडियस बता दिया तो ये कितना है, ये 10 मीटर है और ये भी कितना होगा फिर तो। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ए और बी के बीच में, एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलोंग द पाथ ए बी एंड एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एंगल एक्स एक्सिस से कितना बन रहा है वो चाहिए। कर लो, ये तो ये सॉल्यूशन ही आ गया इसमें, ये पीछे इधर वाला तो सॉल्यूशन ही है, ये सॉल्यूशन है इसमें, ये नहीं होना चाहिए। करो करो करो, खुद से करो। स्पीड में करिए थोड़ा। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, देखो ध्यान से। हमें क्या चाहिए, दो वेक्टर है हमारे। ठीक है, ओ ए और बी, ये मैंने क्या बनाया है, मैंने क्वाड्रेंट बना दिया आपके। ये आपका मोशन यहाँ से हुआ, ये डिस्टेंस अगर कोई पूछेगा तो डिस्टेंस तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कमफरेंस निकालनी पड़ेगी। सर जो सर्कमफरेंस ऑफ क्वाड्रेंट, हाँ बोलो। तो वो जो एंगल आएगा, वो जो है एंगल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस का 45 डिग्री है। नहीं बताएंगे। ठीक है, क्लोज टू लिंक गलत। अब देखो होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इनिशियल पॉइंट मोशन का क्या है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, फाइनल। एक तो कॉमन सेंस है कि अपन क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और कहेंगे ये इसका आंसर होगा, है ना। और लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो हमें दिख रहा है ये एरो ऊपर की तरफ है, यही होगा ना। अपने को रिजल्टेंट ये चाहिए, जो भी एंगल आप पूछ रहे हो। तो गलती क्या होती है, अपन ये थीटा निकाल के सोचते हैं आंसर आ गया, आंसर जबकि ये है एंगल। एक्स एक्सिस से एंगल निकालना रिजल्टेंट का। ठीक है, तो वो तो एक्स एक्सिस से यही एंगल बनेगा ना, टोटल एंगल। ठीक है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही पॉजिटिव एंगल होता है। अगर आप ये एंगल बना रहे हो तो आप इतना पढ़ाने के बाद भी आपको याद नहीं है कि सर जी क्लॉकवाइज नहीं बनाया जाता है, निगेटिव होता है वो एंगल। बच गया, ये तो एंगल वाली बात तुमने बताई, तुमने बताया कितना आया था 135। ठीक है, तो आपने निकाल दिया, तो आपके लिए मैंने बता दिया कि थीटा कितना आ गया, थीटा नहीं थीटा 1 बोलते हैं, यहाँ थीटा लिखा ना, ये कितना आएगा 135। ये अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। चलो अब रिजल्टेंट ढूंढते हैं, अपने को रिजल्टेंट चाहिए। देखते हैं, मुझे करते हैं, सॉल्व करते हैं आपके सामने। ये कितना है 10 मीटर, ये कितना है 10 मीटर। ये मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया वेक्टर्स का। ठीक है, बातें नहीं करो। ठीक, रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट यहाँ आ रहा है। मैंने क्या सिखाया था, जब कोई इनिशियल वेक्टर होते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। हमारे पास कई तरीके हैं, हम चाहें तो इसका पहले इधर बना लें और इसका ऊपर बना लें और इसका रिजल्टेंट हमारा फिर से ये मिल जाए, है ना। एक तो सिंपल तरीका वही है कि हम क्या करें, एक यहाँ और एक यहाँ पहले बना के पैरेललोग्राम बना के सॉल्व कर लें। और भी क्या तरीके हो सकते हैं, तो सर जी ओए का अगर आप निगेटिव वेक्टर बनाओगे, ओए का निगेटिव वेक्टर क्या बनेगा, यही तो बनेगा ना, माइनस ऑफ ओए वेक्टर। ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं, पैरेललोग्राम के लिए इसी का पहले बनाएंगे ना, और फिर ओबी का निगेटिव
बनाएंगे होता है नहीं, OB और माइनस OA कर लेंगे तो हमें रिजल्टेंट तो सेम मिल गया, और रिजल्टेंट विल बी पैरेलल टू किसके हो जाएगा, AB के, और दोनों पैरेलल होंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहे हैं अभी भी, बस हमने क्या कर दिया, OA का नेगेटिव वेक्टर मिल गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए। ठीक, अब यहाँ रिजल्टेंट जो बनेगा वो OB प्लस ऑफ माइनस OA, एडिशन मैंने क्या सिखाया था, सब्ट्रैक्शन जरूरत नहीं है, हम एडिशन ही करेंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा, तो सेटल हो जाएगा। अगर ये बेस वेक्टर है, ये तेरा सेकंड वेक्टर है, तो कहां जोड़ेंगे, ओरिजिन पे ले आएंगे ना, तो ये रिजल्टेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। और ये क्या होगा बताइए, OB प्लस ऑफ माइनस, इसको ओपन करोगे तो यही तो आएगा ना, यही तो आएगा, गलत है क्या ये, नहीं। और क्या ये इसके पैरेलल है, आंसर इज यस, बस डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही आएगा, अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकाल नहीं लेंगे अब, तो निकाल के बताओ, बोलो क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, आंसर आ गया, कितना आया, 10√2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, कैसे करेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे भाई, 10 का स्क्वायर अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू r, मतलब वही है। ठीक है, और अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे बताओ, OA वेक्टर इज इक्वल टू, सर क्या हो जाएगा, 10i कैप एंड OB वेक्टर इज इक्वल टू 10j कैप, देन AB वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, 10i माइनस, ठीक है, ये उठा के यहाँ पुट कर दिया, 10j माइनस 10i, 10j माइनस 10i, कैसे ये, सर लेकिन वैसे भी कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, जैसे ऐसे कर रहा है, कैसे करा है बच्चा, हमें दिख थोड़ी ना रहा है, मतलब जैसे आपने करा है, मतलब वैसे ही करा है लेकिन थोड़ा अलग। मैंने ये निकाला फिर इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर दिया, जैसे कि मुझे रिजल्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास एंगल बिटवीन देम 90 पता था, दोनों के बीच में कितना एंगल 90, तब भी आंसर सेम ही आना है। अगर आप वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करोगे तब भी तो सेम ही आंसर आएगा। तुम्हारे जो दोनों वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो cos 90 0 ही हो जाता है, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर 10 और ये माइनस 10 का भी स्क्वायर होगा तो प्लस 10 स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तब भी आपका 10√2 ही आएगा, और इससे करोगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तब भी तो आंसर सेम ही आएगा। आपके पास कई तरीके सिखाए गए, जो आपको पसंद है उससे आप आंसर निकाल सकते हो। इज इट क्लियर। अब बात है एंगल की, एंगल के लिए क्या करोगे, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा कितना आ गया, ये देखो रिजल्टेंट का एंगल, अब लेकिन एक्स एक्सिस से कह रहे थे, ये कितना है 90 प्लस, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, थीटा 1 विल बी इक्वल टू थीटा प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 45 प्लस दैट इज इक्वल टू 135 विल बी, ये है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में क्या कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और होंगे इसमें, उसके हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क की तरह ले लो, चलो कर सकते हो, इतना कठिन भी नहीं है, बस पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आना चाहिए। उसमें क्या सिखाया था मैंने, आप एक बार में एक पेयर लोगे, उसका रिजल्टेंट निकालोगे, फिर उस रिजल्टेंट से उस दोनों वेक्टर को रिप्लेस कर दोगे, फिर अगले को आप सॉल्व करोगे, एंड करते करते आप रिड्यूस करते करते कंटीन्यूअस रिडक्शन से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए ये ट्राई करना, अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम तो कराएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। अच्छा, इसमें डिस्टेंस भी निकालनी थी, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कौन बताएगा, क्या डिस्टेंस 20 आएगी, अच्छा 10√2 ही आएगा, डिस्टेंस ये है भैया, थर्ड पाथ है डिस्टेंस, तो सर आपने बोला था कि ये और ये, मैंने क्या बोला, बोलो बोलो, नहीं नहीं बोलो,
मैंने ए और बी की लोकेशन निकाली थी बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। भैया मुझे रेडियस पता था, मुझे ए का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो यहाँ पर 10,0 ही तो आएगा, और यहाँ पर बी पे जाऊंगा तो 0,10 ही तो आएगा। तो मैंने क्या गलत बोल दिया, 10J बोला बी पर, और यहाँ पर अरे सर मैं वो नहीं बोल रही थी। तो फिर क्या बोल रही थी? तो सर डिस्टेंस मैं बोल रही थी वो जो कर्व है वो AB के इक्वल ही तो है। मतलब मैं ए बी के इक्वल कैसे हो जाएगा जरा बताना। एक कॉमन सेंस है बेटा, सर मैंने स्टार्टिंग में बताया डिस्टेंस निकालना है तो सर्कमफरेंस निकालना है, क्वाड्रेंट है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है, r 10 दिया हुआ है, और 2πr का 4 हिस्से करोगे तो 1/4 और 2πr तो सर्कमफरेंस ना, क्वाड्रेंट ही तो है। हाँ तो इसका आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस निकालना है तो 1/4 ऑफ 2πr, सिंपल है बेटा, r 10 पुट कर दीजिएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो कितना आएगा अभी भी नहीं बता पाओगे, 5 पाई आएगा, 2 2 जा 4 और r 10 दिया हुआ है तो 10 पाई अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5 पाई, ये इसका आंसर है, ठीक है। 5 पाई मीटर, पाई की वैल्यू चाहो तो पुट कर लो, 3.14 पुट कर लो या 22, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है, हम 5 पाई में छोड़ सकते हैं। हाँ उससे कोई मतलब नहीं, ये इसका आंसर है, 5 पाई मीटर इसकी डिस्टेंस है। चलिए नेक्स्ट वाले में हिंट मैंने दे दी है, ये आपका होमवर्क है, ये करके आना है। अब मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू।